Hello guys and welcome back to another exciting video of computer science crash course जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल कंप्यूटिंग के बारे में। मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं वो किस तरह काम करते हैं और व्हाट एग्जैक्टली it does the word digital means. So before getting started, I'm gonna apologize अगर आपको background में noise वगैरह सुनने को मिले, although I have tried my level best to keep things quiet here. और नेक्स्ट वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं बाहर हूँ, तो इस वजह से आई जस्ट हैव टू अपलोड द वीडियोस एज वेल. सो या प्लीज़ डू इग्नोर द background noises. So let's get started. So in this video we're going to talk about evolution of computing since the development of first digital computer and its impact on the world. वर्ल्ड वॉर के बाद जो पहला डिजिटल कंप्यूटर बना, बल्कि पहला डिजिटल कंप्यूटर बना था, उसको जब वर्ल्ड वॉर टू में यूज़ किया गया था, उसके बाद चीज़ों को कैसे देखा गया, कंप्यूटिंग को किस तरह इंपॉर्टेंस दी गई और किस तरह कंप्यूटर्स ने इवॉल्व किया. हम ये भी देखेंगे कि जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स की हमने बात कर ली. नाउ वी कैन सी डिजिटल कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं. Understanding electronic computing helps us appreciate the advancements that paved the way of modern technology. हम जब ये देखेंगे कि कंप्यूटिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग है, उसको जब हम समझेंगे तो तभी हम अप्रिशिएट कर पाएंगे कि कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुई हैं इस छोटे से टाइम फ्रेम में. सो लेट्स सी डिजिटल कंप्यूटिंग के जो प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैम. अब एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे रेडियोज़ वगैरह का आपने सुना होगा. रेडियो को अगर हम एज अ कंप्यूटर कंसिडर करें तो कर सकते हैं, ठीक है. ऑल्दो इट डजेंट हैव एनी चिप वगैरह, तो एनालॉग कंप्यूटर में हम उसे शुमार कर सकते हैं. तो एनालॉग सिग्नल है लाइक जो हमारी आवाज़ है, या फिर जो फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह होती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज़, रेडियो सिग्नल्स, जिनको कैच करके हम रेडियो में फिर वो सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे, वो एनालॉग कंप्यूटिंग थी क्योंकि उसमें कॉन्टीन्यूसली सिग्नल्स आ रहे थे. इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये चीज़ें मैकेनिकल कैलकुलेटर्स में किस तरह काम कर रही थी. एनालॉग कंप्यूटिंग का कंसेप्ट वहाँ से हमारे पास क्लियर हो चुका था. अब जब ये देखा गया, एनालॉग कंप्यूटर्स वर मैकेनिकल डिवाइसेस दैट वर्कड ऑन एनालॉग सिग्नल्स वर कॉन्टीन्यूस. सून इट वाज सीन दैट दे कैन बी रेप्लिकेटेड डिजिटली. फिर ये देखा गया कि हम इनको डिजिटली भी रेप्लिकेट कर सकते हैं. अब ये जो यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल है और ये डिजिटल है. ऑल्दो ये बिल्कुल उसको कॉपी नहीं कर रहा, लेकिन कुछ हद तक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाउ द एनालॉग सिग्नल माइट हैव लुक्ड लाइक. ठीक है, तो हम इनको वो भी कर सकते हैं लाइक रेप्लिकेट किया जा सकता था एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटली. नाउ the term digital refers to anything related to or represented by numbers or digits. अब ये numbers और या फिर digits के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती हैं चीज़ें इन डिजिटल सिस्टम्स. इट इज़ कॉमनली यूज. अच्छा, डिजिटल डिजिट से लिया गया, डिजिट से मतलब नंबर्स या फिर डिजिट्स. It's commonly used to describe technology or information that is stored, processed, transmitted in binary code, which is representation of data using combinations of zeros and ones. अब ये zeros and ones आपको दिख रहे हैं. हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि कंप्यूटर zeros and ones को समझता है क्योंकि हम आजकल जो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं. तो जिस भी सिस्टम में डिजिटली डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर ज़ीरो एंड वन के प्रिंसिपल्स पे चीज़ों को प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, तो उसे हम डिजिटल सिस्टम बोलते हैं. अब ये ज़ीरोज़ एंड वन स्टोर कैसे होते हैं कंप्यूटर में, दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट. वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट फर्स्ट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटिंग, और कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स को समझना इज़ वेरी नेसेसरी. ओके, सो कंप्यूटर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि हमने पहली वीडियो में हमने चीज़ों को डिस्कस किया था. सिंस द कंप्यूटर वर्क्स बाय डिटेक्टिंग पल्सेस एंड सीरीज ऑफ जीरोज एंड वंस, दैट इज ऑफ नो करंट यानी ज़ीरो एंड ऑन फ्लो ऑफ करंट, द डेटा कैन बी इंटरप्रेटेड इस तरीके से. एंड देयर इज़ अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग इन कंप्यूटर्स, जो कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर सिर्फ इन ज़ीरोज़ एंड वन को समझता है. तो कंप्यूटर के लिए हर चीज़ की रिप्रेजेंटेशन यानी ट्रांसलेशन ही आप समझ लें सिंपल वर्ड्स में, एक बाइनरी फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको वो समझ सकता है. ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. इट वाज वेरी इजी टू मेक कंप्यूटर्स वर्क ऑन बाइनरी सिस्टम. अगर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि बाइनरी सिस्टम ही क्यों, लाइक हमारा तो डेसिमल नंबर सिस्टम है 1 से 9 तक, उससे मिला के भी तो हम बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, बाइनरी क्यों.
बाइनरी इस वजह से कि कंप्यूटर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस पे चलता है, तो या तो हमने वहाँ पे करंट ऑन होगा उस वायर में तो वो 1 काउंट करेगा उससे, अगर ऑफ होगा तो वो 0 काउंट करेगा उससे। तो दिस वाज द ईजीएस्ट वे कि कंप्यूटर्स को इलेक्ट्रॉनिकली कैलकुलेशन के काबिल बनाया जा सके इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, तो इस वजह से हम बाइनरी फॉर्म यूज़ करते हैं, क्योंकि दो स्टेट्स होती हैं। ज़ीरो मींस कोई करंट नहीं आ रहा उस पर्टिकुलर वायर में, और वन मतलब उस पर्टिकुलर वायर में करंट आ रहा है। अब ये करंट की पल्सेस रीड कैसे होती हैं, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। सपोज करें the image given above, 5 signals are read. The more the signals are read, the higher the CPU frequency. For this, if we consider 5 signals are read in 1 second, the frequency will be 5 hertz. अब ये थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, लेकिन आजकल तो आपको अगर CPU के बारे में पता है, आपने सुना होगा कि 2.6 गीगाहर्ट्ज़, ये इतना इतना वगैरह, ये सारी जो होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। 2.6 गीगाहर्ट्ज़ आई गेस 2.6 बिलियन बनता है या 2.6 मिलियन, खैर 2.6 बिलियन काउंट कर लेते हैं। तो वो जो आपके स्मार्टफोन प्रोसेसर्स हैं या फिर कंप्यूटर के प्रोसेसर्स होते हैं, वो इस तरह की जो पल्सेस हैं 1 सेकेंड में 2.6 बिलियन टाइम्स रीड करते हैं। यू गॉट द आइडिया कि चीज़ें कितनी फास्ट प्रोसेस हो रही हैं आपके फ़ोन के अंदर, जिसका जो चिप है, जो प्रोसेसर है, जो सीपीयू है, जिस पे हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, वो एक नेल से भी बड़ा, बेयरली बड़ा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास पल्सेस आई, ये स्ट्रीम ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, यानी हमारे पास डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ये डिटेक्टर लगा दिया जो कि इसको रीड कर रहा है। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, द फर्स्ट पॉइंट ये देखेगा कि करंट यहाँ पे ऑन है, यानी वोल्टेज आ रहा है, तो 1 काउंट करेगा इस कोड को। थोड़ी देर बाद इसके पास जब आएगा तो वो देखेगा दिस इज़ ज़ीरो, ये इस तरह वेव जो है वो पास हो रही होगी। इट्स नॉट लाइक वेव, ऐसे हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में करंट आ रहा है उस वायर में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में करंट नहीं आ रहा तो 0 काउंट कर रहा है, फिर 0 काउंट कर रहा है, और फिर 1 यहाँ पे थोड़ी देर के लिए करंट आया। अब ये करंट आया था 1 इन 2.6 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से वहाँ पे इस करंट को कंट्रोल किया जाता है, ज़ीरोज़ एंड वंस प्रॉपरली यहाँ पे मूव कराने के लिए। अब यहाँ पे आप इंटरेस्टिंगली सोच रहे होंगे कि इस करंट को फ्लो कैसे कराया जा रहा है। लाइक जब एक वायर में करंट आ रहा है तो वो तो आ रहा ही होगा ना, बंद ऑन ऑफ हम कैसे कर, कोई बटन वगैरह होता है? नो, इसके लिए गेट्स बनाए जाते हैं। लाइक जैसे टैप होता है ना, आप उसको ऑन करते हैं तो पानी आता है, बंद करते हैं तो ऑफ हो जाता है। इस तरह के गेट्स बने होते हैं आपके कंप्यूटर में, हज़ारों बल्कि बिलियंस ऑफ दोज गेट्स आपके फ़ोन में बने हुए होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये क्रिएट करते हैं कैलकुलेशन की बेस्ड पे, ये डेटा स्ट्रीम को जनरेट करते हैं। किसी टाइम पे ऑन करते हैं डेटा को, किसी टाइम पे वोल्टेज को ऑफ करते हैं, जो कि डेटा ज़ीरो का एग्जांपल है। ठीक है, मतलब वो ज़ीरो को प्रोपेगेट करता है। तो 10010 इसकी ये वेव है हमारे पास, ये सिग्नल है, इस टाइम में ये ऑन था, इस टाइम में ऑफ है, तो ये बार बार करंट जो है ऑन ऑफ होता है एक पर्टिकुलर वायर में। तो ऑब्वियसली कोई इंसान तो कर नहीं सकता इतना जल्दी, लाइक बिलियंस ऑफ टाइम्स एक सेकंड में। तो अभी आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि हमें गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो वी आर बिल्डिंग फंडामेंटल्स नाउ, यू कैन सी मैजिकली कि आपको ये चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, गेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। नाउ अब देखें यहाँ पे, क्योंकि 1 है, हाई सिग्नल यानी 5 वोल्ट्स आ रही हैं, इट्स 1, इसका वैल्यू 1 है। 0 यानी ऑफ, 0 वोल्ट्स। अब यहाँ पे ये जो है एक पर्टिकुलर वायर है जो कि बार बार ऑन ऑफ हो रही है, जैसे एलईडी ब्लिंक करती है। तो इस तरह इसके जो सिग्नल्स हैं 1010, करंट आ रहा है, करंट नहीं आ रहा, द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज डिफरेंशिएट्स बिटवीन 0 एंड 1। तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर वोल्टेज आ रहा है तो कंप्यूटर समझेगा कि इट इज़ 1 इन दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं भी आ रही, इट्स वेरी फाइन, ये बियॉन्ड इंटरमीडिएट स्टफ़ है। तो अगर समझ आ रही है, दिस इज़ वेल एंड गुड। ठीक है, तो इसको हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर की। हमने ये देख लिया कि डिजिटल पल्सेस पे, जो इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस हैं, हमारे पास गेट्स होते हैं, उसको हम बार बार ऑन ऑफ करते हैं तो वो उस वायर में करंट ऑन ऑफ हो रहा होता है, तो वो हमारे पास एज अ
हम उसको रीड कर सकते हैं एज अ बाइनरी सिग्नल 0 या 1 की स्ट्रीम में, ठीक है। अब जो पहला हमारे पास ENIAC जो कि डिजिटल कंप्यूटर है, द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका पूरा नाम यह है। द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। जनरल पर्पस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इट वुड नॉट बी लिमिटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन और अर्थमेटिक ऑपरेशंस। हम उसमें कुछ भी कोड लिख के हम उससे काम ले सकते हैं। Developed during World War II, ENIAC was completed in 1945 and used vacuum tubes for processing. अब ये तो आपको 9th की बुक्स में भी देखने को मिलेगा कि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे, बट व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स फॉर प्रोसेसिंग, ये कोई भी आपको नहीं बताता। दिस वाज द रीज़न कि हमने थोड़ा सा चीज़ों को, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें थी जो कि हम बाद में भी पढ़ सकते थे, उनको हम पहले ही पढ़ के आगे, जो कि डिजिटल कंप्यूटिंग के वर्किंग प्रिंसिपल्स थे, जो कि इससे पहले की टॉपिक हमने इसी वीडियो में कवर की है कि डिजिटल कैसे सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ENIAC वाज मैसिव, ऑक्यूपाइंग अ लार्ज रूम एंड परफॉर्म्ड कैलकुलेशंस मच फास्टर दैन प्रीवियस मशीन्स। अब ये जो वैक्यूम ट्यूब्स है ना, डू यू रिमेंबर कि हमने बात की थी कि वो जो हमारे पास गेट्स लगे हुए होते हैं कंप्यूटर में, जो कि फास्ट होते हैं, बिलियंस ऑफ टाइम कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर वायर में करंट को ऑन ऑफ करते हैं, तो यहाँ पे वो जो गेट्स हैं वो वैक्यूम ट्यूब्स हैं। अब वो किस तरह दिखते हैं, किस तरह काम करते हैं, अब ये तो देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स दिखते किस तरह हैं, एक प्रॉपर बल्ब की तरह, ठीक है। फोटोनिक इमिशंस का फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है। इफ़ यू आर नर्ड, अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो आप फोटोनिक इमिशन को पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस लुक्स लाइक बल्ब, तो ये गर्म होता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें से खारिज होते थे, लाइक क्या कहते हैं यार, एक प्रॉपर इसमें होता, इमिट होते थे, सॉरी फॉर दिस। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स इमिट होते थे तो ये दूसरे कैथोड पे जाते थे या एनोड पे जाते थे, खैर इसलिए इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ट्रांसफ़र होते थे, तो ये गेट की तरह काम करता था, ठीक है। बट करंट को कंडक्ट करने के लिए इससे गर्म होना पड़ता था पहले, लाइक इट वाज लाइक बल्ब, ये जलता था, हीट जनरेट करता था, हीट जब जनरेट होती थी तभी ये करंट को पास कराता था, यानी 1 का सिग्नल देता था, ठीक है। नाउ यू विल बी गेटिंग माई पॉइंट। अगर इसको हमने बंद कर दिया, ये ठंडा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस बंद होंगी, और तो डेफिनेटली करंट का फ्लो भी रुक जाएगा, यानी ज़ीरो का सिग्नल वहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये इतना डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं था समझने के लिए। कंसिडर दिस वैक्यूम ट्यूब एज अ गेट, और कुछ नहीं, ये एक गेट है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये जलेगा, बल्ब की तरह गर्म होगा, तो वो 1 का सिग्नल देगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को आगे पास करवाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा। इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जितने भी हैं, कंप्यूटर चलता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे, खैर तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है क्या, बेसिकली इट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहाँ पे ये 2 स्टेट्स होती हैं, या तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। देन वर्ल्ड वॉर 2 एंड कंप्यूटिंग, हमने ये देखा कि वैक्यूम ट्यूब क्यों यूज़ हो रहा था, और इस तरह के हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स ENIAC में मौजूद थे, ENIAC या जो भी हम इससे बोलते हैं। During World War II, electronic computers like ENIAC played a crucial role. अब कौन सी एरियाज में ये क्रूशल रोल इन्होंने प्ले किया था? नंबर 1 was code breaking. Computers were used to decipher encrypted messages such as British bomb machine used to crack the German Enigma code. ये हमने एनक्रिप्शन की हमने बात की थी कंप्यूटर साइंस की एरियाज ऑफ एप्लीकेशन में। इनक्रिप्टेड मैसेजेस वो होते हैं, अगर आपने व्हाट्सएप पे भी देखा हो कि वहाँ पे लिखा होता है दिस चैट इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब ये होता है कि जब आपने मैसेज लिख के सेंड किया तो इस तरह से मैथमेटिकल फार्मूलाज उस पर अप्लाई होते हैं, तो वो इस तरह बन जाता है कि कोई और बीच वाला बंदा उसे समझ ना पाए। तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऐसा था कि जर्मन जो फौजी थे वो अपने दूसरे ट्रूप्स को जब वो लेटर वगैरह लिखते थे या मैसेज वगैरह भेजते थे तो वो इनक्रिप्टेड होता था और उस पर मैथमेटिकल फार्मूलाज अप्लाई होते थे। तो जो ब्रिटिश बॉम्बे मशीन थी
वो बनाई गई जो कि क्रैक कर पा रही थी जर्मन एनिग्मा मशीन के कोड को। एनिग्मा मशीन ये थी कि उसको एक प्रॉपरली सेट किया जाता था, और जब बंदा कोई टाइप करता था तो वहाँ पे वो एग्जैक्ट कैरेक्टर्स टाइप नहीं होते थे, कोई और होते थे। ठीक है, तो उसमें एक पर्टिकुलर की का यूज़ होता था, एक पर्टिकुलर सेटिंग की जाती थी वायर्स की। तो इस तरह मैसेजेस को अनरीडेबल बनाया जाता था किसी भी मिडिल वाले बंदे के लिए, ताकि अगर ब्रिटिश ट्रूप्स को अगर वो लेटर्स मिल भी जाते हैं तो वो समझ ना पाए कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है जर्मन लोगों ने। तो कोड ब्रेकिंग हो रही थी, तभी कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिला। गवर्नमेंट जो भी वहाँ पे उस टाइम पे गवर्नमेंट्स थी, उनको समझ आया कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा डिफेंस के मामले में भी या ऑफेंस या वॉर के मामले में भी काम आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ था कंप्यूटर्स का, एंड पीपल एंड गवर्नमेंट्स स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन advancements of computing. Ballistic calculations, computer aided in trajectory calculations for artillery and guided missile systems. वहाँ पे कंप्यूटर्स कैलकुलेट करते थे कि किस तरह के कौन सा एंगल रखना चाहिए आपकी आर्टिलरी गन का, जैसे जो मिसाइल है एक प्रॉपर लोकेशन पे जाके गिरे। साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया गया, लाइक सिमुलेशंस वगैरह। उस टाइम पे तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिमुलेशंस नहीं थी, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में भी कंप्यूटर ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इफ़ यू if you are trying hard to understand these things but you are not getting everything, it's perfectly fine, grab a cup of coffee। आप इनको जितना समझ आ रहा है उनको समझने की कोशिश करें, बिकॉज दीज थिंग्स आर ऑन इंटरमीडिएट लेवल। ये बेसिक लेवल पे इनको समझना इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। अगर आपको समझ आ रहा है दिस इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा यू डोंट हैव टू वरी, हम आगे चल के चीज़ों को फर्दर एक्सप्लोर करते रहेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जैसे ही एक फोकस शिफ्ट आया था कंप्यूटर्स के टुवर्ड्स, कंपनीज़ ने या फिर गवर्नमेंट्स ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया कंप्यूटिंग में, तो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आ गए और मिनिएचराइजेशन हो गई, कंप्यूटर्स को स्मॉल बनाने की कोशिश की गई। वैक्यूम ट्यूब्स वर द प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फॉर अर्ली कंप्यूटर्स। हमने वो बताया कि किस तरह वैक्यूम ट्यूब्स दिखते हैं और वैक्यूम ट्यूब्स को क्यों यूज़ किया गया था एनियक में, जो कि आपको किसी बुक में नहीं देखने को मिलेगा। बट दे वर लार्ज, फ्रेजाइल एंड कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर। अब इमेजिन करो आपके पास वो बल्ब है जो पुराना टंगस्टन फिलामेंट वाला, जैसा हमने वो देखा, वो फ्रेजाइल होता है, अगर कोई भी गिर भी गया तो वो टूट जाता है, और वो अक्सर जो है वो फेल भी हो जाता है। तो इमेजिन आपकी एक एनियक मशीन में हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स हों, हज़ारों इस तरह के बल्ब्स हों छोटे छोटे, तो कितनी दफ़ा वो कंप्यूटर ख़राब हो रहा होगा। The invention of transistors in the late 1940s revolutionized the computers by replacing vacuum tubes. वैक्यूम ट्यूब क्या था? वो भी एक गेट था। अब इस तरह की मशीन्स आपको आजकल इस तरह की डिवाइसेस अब आजकल के भी सिस्टम्स में देखने को मिल रही होंगी। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ये क्या है? दिस इज़ ऑल्सो अ गेट जो कि करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब ये तीन इसमें वायर्स क्यों हैं? एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा हमारे पास होता है आउटपुट। तो हम यहाँ पे अगर करंट को फ्लो करवाएंगे तभी ये यहाँ से करंट को फ्लो करवाएगा। लाइक करंट देंगे तो वो गेट ओपन होगा, करंट नहीं देंगे तो वो गेट ऑफ होगा। अब यही चीज़ हम वैक्यूम ट्यूब्स में भी कर रहे थे, लेकिन वो एक बल्ब था जो कि हीट जिसे चाहिए होती थी, बट इसको हीट नहीं चाहिए। ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है ये क्रैश कोर्स है, हम इसमें ये चीज़ डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बट इट एक्ट्स लाइक अ गेट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसके लिए गेट के तौर पे इस्तेमाल होता है, एंड दिस कैन स्विच थाउजेंड्स एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकेंड। अब वैक्यूम ट्यूब की तरह से गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, transistors were smaller, more reliable and consume less power, enabling miniaturization of computers. अब कंप्यूटर्स छोटे हो गए। इमेजिन करो एक छोटे से बल्ब जितना आपके पास वैक्यूम ट्यूब है, ऐसे हज़ार आपके कंप्यूटर में लगे हों तो कंप्यूटर कितना बड़ा होगा। और उसके कंपैरिजन में ये छोटी सी जो कि एक फिंगर नेल से भी छोटी डिवाइस है, ऐसी हज़ार डिवाइसेस आप लगा लो भले एक कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर कितना बड़ा बन जाएगा। अब तो बेसिकली कंप्यूटर को टेबल पे भी रख सकते हो फिर। सो ये है ट्रांजिस्टर्स, इस तरह दिखते हैं कुछ। अब आप फेमिलियर होंगे कि ये चीज़ें तो हमने देखी हुई हैं ऑलरेडी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि आजकल मॉडर्न डिवाइसेस में भी आपको देखने को मिलेंगी। तो
फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब है, एक नॉर्मल साइज्ड या बल्ब है, आइडिया नहीं हो रहा, खैर दिस इज़ वैक्यूम ट्यूब और ये है ट्रांजिस्टर। नाउ यू कैन गेट द आइडिया कि कितना साइज डिफरेंस है एक ट्रांजिस्टर में और ये इस वैक्यूम ट्यूब में, तो यू कैन गेट द आइडिया कि कंप्यूटर्स कितने छोटे हो गए होंगे। देन समथिंग मैजिकल हैपन्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ जाते हैं मार्केट में। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसी बोलते हैं। कभी आप शॉप पे गए हैं जब भी फ़ोन वगैरह रिपेयर करवाने, तो शॉपकीपर ने बोला होगा कि इस फ़ोन की तो आईसी ख़राब है। दैट आईसी इज़ एन इंटीग्रेटेड सर्किट। These were introduced in late 1950s. 1950s में इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, enabling multiple transistor to be packed into a single chip. गेस कि आपके फ़ोन में कितने ट्रांजिस्टर्स होंगे। इस तरह की जो ट्रांजिस्टर डिवाइसेस हैं वैसे तो हमें अदर डिवाइसेस में भी देखने को मिलती हैं, बट आपके फ़ोन में कितनी डिवाइसेस हैं। जब भी अपने फ़ोन के अंदर देखा हो तो इस तरह की हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स दिखते हैं और इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स में रेंजिंग फ्रॉम 1000 टू बिलियन ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। और जिस डिवाइस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, प्रोबेबली उसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, इवन बिलियंस। तो इमेजिन करें जितने लोग हैं पूरी दुनिया में उतने ट्रांजिस्टर्स आपके फ़ोन के अंदर हैं। तो हाउ फैसिनेटिंग दिस स्टफ इज़। मतलब इस छोटे से टाइम फ्रेम में 80 ईयर्स में हमने ट्रांजिस्टर्स या वैक्यूम ट्यूब्स जो है हमारे पास इतनी बड़ी डिवाइसेस से हमने इतना इतनी ट्रांजिशन हुई है कि इस तरह के जो गेट्स हैं वो श्रिंक हुए ट्रांजिस्टर्स में, और फिर ट्रांजिस्टर्स इतने छोटे होते गए कि आज जो फ़ोन आप होल्ड कर रहे हो हाथ में उसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं। खैर, ICs मेड कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर एंड अफोर्डेबल, क्योंकि हमने देखा कि पूरा जो काम हो रहा है डिजिटल कंप्यूटर्स में वो तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करने से हो रहा है ना। हमें तो डेटा स्ट्रीम प्रोड्यूस करनी है, वंस एंड ज़ीरोज़, तो उसके लिए गेट्स चाहिए, और बिलियंस ऑफ गेट्स अगर आपके फ़ोन में हो तो यू कैन गेट द आइडिया कि कितनी फास्ट प्रोसेसिंग हो सकती है। The development of microprocessors in 1970s further miniaturized computers, integrating the central processing unit onto a single chip. अब ये चीज़ अभी आपको समझ नहीं आएगी, ये आप इस वीडियो को बाद में रिविज़िट कर लीजिएगा, कुछ जैसे हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर वगैरह पढ़ेंगे तो उसके बाद दिस वीडियो विल मेक मोर सेंस फॉर यू। लेकिन अंडरस्टैंडिंग दीज फंडामेंटल्स इज़ वेरी असेंशियल। अगर आप नहीं भी समझते, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग शुरू करते हो, दैट वुड बी फाइन, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा आपके लिए एज अ प्लस पॉइंट काम करेंगी आपके स्किल सेट में। तो माइक्रो प्रोसेसर्स मैं दिखाता हूँ, आई हैव एडिड द पिक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आगे। फिर आ गए हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स। इंट्रोड्यूस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स इन 1970s एंड 1980s ब्रॉट कंप्यूटिंग टू इंडिविजुअल्स एंड होम्स। अब इस तरह की जो CPUs वगैरह हैं आपने देखे होंगे किसी ज़माने में, या अभी आप यूज़ कर रहे होंगे, तो ये 1980s में ये पॉसिबल हुआ कि कंप्यूटर्स को आप घर में रख सकते हो। और ये ट्रांजिशन किस तरह हुई, ये कंप्यूटर की जनरेशन्स क्या हैं, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और तो एक प्रॉपर पिक्चर आपके पास आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम इस वीडियो का मकसद यही है कि एक ओवरव्यू, बर्ड आई व्यू प्रोवाइड किया जा सके कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व किया है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ने। Sorry, I'm a bit tired. Early PCs like the Apple II and IBM PC featured user-friendly interfaces and became widely accessible. हमने पहले देखा कि punched card यूज़ हो रहे थे, राइट? लेकिन अर्ली जो PCs थे उसमें आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देखने को मिल रहा था, ये कमांड लाइन इंटरफेस, जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते थे, आप स्क्रीन को देख के वहाँ पे चीज़ें टाइप कर सकते थे, क्लिक कर सकते थे। तो ये पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ ये एडवांसमेंट्स आई। PCs revolutionized areas such as education, business and personal productivity. पहले ये कंसिडर किया जाता था कि कंप्यूटर इज़ ओनली यूजेबल फॉर कंपनीज़ या फिर कॉरपोरेट यूज़ के लिए सही है, इसको इंडिविजुअल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैक इन दैट टाइम कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा महंगे भी थे। लेकिन जैसे ही पर्सनल कंप्यूटर्स आए, इतनी छोटी डिवाइसेस आने लगीं, तो लोगों ने इनको ख़रीदना शुरू किया और इनको पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। अब ये है CPU।
जिसकी हम बात कर रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर, वो इस तरह का दिखता है। और अगर आपने कभी कंप्यूटर के अंदर देखा हो तो फ़ैन के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, वो ये चीज़ होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये क्यों होता है वो भी आगे चल के देखेंगे। कंप्यूटिंग पावर हैज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड ओवर टाइम। जो ये तो हमने देख लिया कि लाइक एनी एक, अगर आपके पास जो स्मार्टफोन है, भले ही वो लो लेवल डिवाइस है, कोई बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन है, लेकिन वो एनी एक जो कि फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, उससे मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्ट है। इमेजिन कि पूरा अगर यूएस भी कवर कर लें हम वैक्यूम ट्यूब से, लाइक एनी एक बना दें पूरे यूएस को, तब भी आपका स्मार्टफोन जो है वो उससे फास्ट होगा। हाउ क्रेजी एवोल्यूशन हैव बिन। मोर, अब हम बात करेंगे मूर्स लॉ की। अगर आपने इंटेल कंपनी का नाम सुना हो जो कि इस तरह के सीपीयू बनाती है, तो मूर वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंटेल या सीईओ था। The observation that the observation that the number of transistor on integrated circuit doubles approximately every 2 years. जब से इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, और क्योंकि उनमें भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी क्या कर रहे थे, ट्रांजिस्टर्स को ऐड कर रहे थे ना, मल्टीपल गेट्स को ऐड कर रहे थे। माइक्रो प्रोसेसर्स में भी हमने यही करना शुरू किया, हमने ट्रांजिस्टर्स पैक करना शुरू किया। तो जो मूर्स लॉ है वो कहता है कि जो ट्रांजिस्टर्स का नंबर है एक इंटीग्रेटेड सर्किट में, वो डबल होता जाएगा हर 2 साल में। फॉर एग्जांपल, अभी 2008 या 9 में 500 मिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं एक डिवाइस में, तो 2 साल बाद वो 1 बिलियन ट्रांजिस्टर हो जाएंगे सेम चिप साइज में। मतलब ऑलमोस्ट डबल दी कंप्यूटेशन पावर अगर प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो। टुडेज कंप्यूटर्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर पावरफुल दैन अर्ली कंप्यूटर्स लाइक ENIAC। तो मूर्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह में, तो ये भी आप जहन में रख सकते हो। वैसे ये ज़रूरी नहीं है समझना इसे, लेकिन इट इज़ अ प्लस पॉइंट जो कि आप याद रख सकते हैं। तो इन दिस वीडियो वी लर्नड electronic computing has evolved since the development of first digital computer ENIAC. During World War II, computers played significant role in code breaking and military calculations. तभी कंप्यूटर्स की जो सिग्निफिकेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड और रियलाइज़ किया गया था कि कंप्यूटर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इसको हर जगह पे फिट करके यूज़ किया जा सकता है। The invention of transistors, integrated circuits, and microprocessors led to miniaturization and increased computing power. ट्रांजिस्टर्स आए, फिर हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, देन माइक्रो प्रोसेसर्स आए, और जिससे जो कंप्यूटर है वो मिनिमाइज होता गया। वो हमने डिस्कस किया कि किस तरह ये सारी चीज़ें हुई। पर्सनल कंप्यूटर्स ब्रॉट कंप्यूटिंग टू इंडिविजुअल्स एंड होम्स, ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज एंड आवर डेली लाइव्स। तो जो पर्सनल कंप्यूटर्स आए थे उसमें कंप्यूटर हर घर में आ गया, और आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं एंड कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आई वांटेड टू मीन एट दैट टाइम जब मैंने बोला कंप्यूटर्स। सो या, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for watching. I had very hard time simplifying these concepts for you. Please support the channel, subscribe the channel, and share the video with your colleagues, friends, and family. Thanks for watching. I'm gonna catch you guys in the next one.